हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। वेलकम टू इन्फिनिटी फिज़िक्स क्लासेस। तो बच्चे, हम आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम पूरा पूरा चैप्टर, पूरी पूरी प्लेलिस्ट को एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको हर एक टॉपिक का ओवरव्यू मिलेगा, किस तरह से हमने अप्रोच करना है वो मिलेगा। डेरिवेशन नहीं है कंप्लीट डेरिवेशन के लिए लेक्चर्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो अगर आप डिटेल में करना चाहते हो फिर तो वहाँ से करना है, लेकिन एक ओवरव्यू लेना है चैप्टर का। और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, नंबर 1, नंबर 2 डेरिवेशन का ओवरव्यू और रिजल्ट्स की डिस्कशन। और इसके साथ साथ हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक इस लेक्चर सीरीज़ का, वो मैकेनिक्स में से मैंने चूज़ किया है, विच इज़ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक पे बननी चाहिए। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो है ना, ये मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सारा मैकेनिक्स इस पे टिका हुआ है, क्योंकि आपने मोशन स्टडी करना है, तो मोशन स्टडी करने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरी कार है वो इतनी वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका मतलब है आप डायरेक्शन भी बताओगे साथ साथ कि किधर जा रही है। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता रहे हो आप, तो यहाँ पर जो ग्राउंड है वो एक रेफरेंस फ्रेम है, जो हमारी अर्थ है। अगर हम अर्थ का मोशन भी यहाँ कंसिडर कर लें तो फिर वो अर्थ की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएंगी, तब आपको फाइनल वेलोसिटी पता चलेगी। अगर आपके पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी चल रही है और उसके अंदर, गाड़ी के अंदर एक बॉल है, हमने बॉल को रोल किया, तो बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी डिफरेंट होगी, बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ग्राउंड डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें गाड़ी की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो ये रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपने +1 में भी स्टडी किया था। तो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस सारा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। आपने 2 तरह के फ्रेम्स पढ़े हैं, इनर्शियल फ्रेम्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, आपको समझ आनी चाहिए, जो फ्रेम्स हमारे अनएक्सेलरेटेड होते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन भी सेम रहेगी और स्पीड भी सेम रहेगी फ्रेम की। एक कार है, वो एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है और साथ साथ उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, मतलब वो स्पीड अप भी नहीं हो रही और ना ही ब्रेक लगाई जा रही है, वो स्लो डाउन भी नहीं हो रही। तो इस तरह की कार को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो। और अगर आपने कार को एक्सेलरेट कर दिया, रेस दबा दी, तो फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तब वो बन जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो हमारा ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें हम दोनों फ्रेम्स पढ़ेंगे। आपने +1 में जो रिलेटिव मोशन पढ़ा है ना, वो इनर्शियल फ्रेम्स में ही पढ़ा है, तो उसके अंदर कोई फिक्टिशियस फोर्स नहीं होती। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जाके पढ़ा था सूडो फोर्सेस के बारे में, वहाँ वो फ्रेम नॉन इनर्शियल था। तो पहले हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे। ये आप डेफिनेशन यहाँ से रीड कर लेना, नोट्स आप साथ साथ बना लो, चाहे नोट्स आप परचेज़ कर लो, हमारा जो इंस्टा मोजो का अकाउंट है वहाँ पे जाके आप फाइंड कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स मैंने बोल दिया, जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर सकता है और डायरेक्शन भी। न्यू कैप, वी कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी, तो ये भी वेरी कर सकता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरह के फ्रेम में ना, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते, उसमें हमें फिक्टिशियस फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, अब आपके पास 2 इनर्शियल फ्रेम है, एक रेस्ट पे है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर और एक मोशन में है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है बच्चे वो कांस्टेंट है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, रेस्ट पे ग्राउंड के ऊपर, और एक कार है। तो ये कार जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो अब इस कार के अंदर से आप किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर पार्टिकल P है और ये बंदा भी उस P पार्टिकल को देख रहा है। तो इस P पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों के विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग रहेंगे। डैश का मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, बिना डैश का मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इनके अंदर जो रिलेशन अगर हमें फाइंड करनी है तो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल है जब इस फ्रेम की वेलोसिटी, एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी, जिसको हमने वी वेक्टर बोला है, इट मस्ट बी लेस देन सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होगी। तो ये आप डेफिनेशन पढ़ लेना यहाँ से,
रिवाइज कर लेना इसको। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की एक डेफिनेशन है। डेरिवेशन बहुत आसान है। डेरिवेशन में हमने क्या करना होता है, पहले मैं रिजल्ट पे चलता हूँ। तो हमने जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश ये कोऑर्डिनेट्स हैं। टी मतलब टाइम कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, डैश का मतलब विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, एस डैश इज मूविंग फ्रेम। एस डैश के विद रिस्पेक्ट टू जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमने डैश के साथ रिप्रेजेंट करना है, और स्टेशनरी फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने बिना डैश के साथ रिप्रेजेंट करना है, और इनमें रिलेशन बतानी है क्या है। तो डेरिवेशन के लिए आपको मेन लेक्चर में जाना पड़ेगा, आप डिटेल में देख सकते हो। अगर आपको समझ आती है तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, एक बार रीड कर लीजिए चीज़ों को। लेकिन एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ कि डेरिवेशन कैसे है। देखो, अगर इस फ्रेम का मोशन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इस पार्टिकल का, इस पी पार्टिकल का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है। ठीक है, एक स्टेशनरी फ्रेम है और एक मूविंग फ्रेम है। तो अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मोशन है हमारा कार का या फ्रेम एस डैश का, तो उस पार्टिकल का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। पार्टिकल स्टेशनरी है, ठीक है, रुका हुआ अपनी जगह पे। तो जब हम उस मूविंग फ्रेम से देखेंगे तो ना तो उसकी हाइट चेंज होने वाली है, ना उसकी डेप्थ चेंज होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो एक्स के अलॉन्ग जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट की वो चेंज होगी। तो इसमें सिर्फ एक्स डैश वेरी करेगा। और कितनी वैल्यू चेंज होगी, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चे एक हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, आप देख लो पिंक में, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोशन हुआ है वो हुआ है वी टी मोशन, ये मोशन, ठीक है, टी टाइम के अंदर वी टी मोशन, क्योंकि वी वेलोसिटी और टी टाइम है। तो अब मुझे ये पूरा एक्स लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो एक्स सिंपली क्या बनेगा, इतना एक्स डैश है और ये वी टी है। तो एक्स डैश और वी टी को आप ऐड कर दो, तो एक्स डैश x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी ऐसे लिख सकते हैं, या एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, सिंपल यही चेंज होगा। अब अगर मान लो फ्रेम का मोशन सिर्फ x के अलॉन्ग नहीं है, y के अलॉन्ग भी है और z के अलॉन्ग भी है, 3D के अंदर है ऐसे, ठीक है, ये स्टेशनरी फ्रेम है और दूसरा फ्रेम ऐसे हवा में जा रहा है, जहाँ स्ट्रेट लाइन में ही रहा है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा फिर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। इनर्शियल फ्रेम है, एक यहाँ पर ग्राउंड है, और जो हमारा एस डैश फ्रेम था वो ऐसे जा रहा है इंक्लाइन। अब उसके वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स रहेंगे, वी एक्स, वी वाई, वी जेड, और तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे वे सेम सेंस में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी, z डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगी। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में हम इस तरह से रिलेशन को लिख लेते हैं, जिसमें r डैश इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी होता है, और इनको फिर अगर आप r वेक्टर को और v वेक्टर को वापस से कंपोनेंट फॉर्म में पुट कर देंगे तो यही वाली 3 इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आप एग्जाम के लिए तैयार करें। ये क्वेश्चन है एक सिंपल सा। इस क्वेश्चन के अंदर एक हमारे पास इंसेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ, ये स्पीड दी गई है, लेकिन डायरेक्शन को साइंस दिए गए हैं, एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो अब डायरेक्शन को साइन से हमें वेलोसिटी वेक्टर पहले लिखना सीखना है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एक्स कंपोनेंट के लिए वी कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट के लिए वी कॉस बीटा, जेड के लिए वी कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा का डायरेक्शन को साइंस जो 45 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पुट हो जाएगा, 2√2 के साथ कॉस 45 आ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2। सॉल्व करके ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा, और इस सिंपल इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके आर डैश फाइंड कर पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन डू ऑन योर नोटबुक। नेक्स्ट है गैलीलियन इनवेरियंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैलीलियन इनवेरियंस होता है कि वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो दोनों फ्रेम से अनचेंज रहें, चाहे आप उसको फ्रेम ए से देख लो जो स्टेशनरी है, या फ्रेम बी से देख लो, एस से देख लो, एस डैश से देख लो, क्वांटिटी नहीं चेंज होनी चाहिए। जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन कौन कौन सी इसमें से वो क्वांटिटीज़ हैं जो इन्वेरिएंट हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप दोनों फ्रेम से मेजर करो सेम आंसर आए, ये इसका मीनिंग है गैलीलियन इन्वेरिएंस का। अब कुछ लॉज भी होते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी इन्वेरिएंट होते हैं। तो ये दोनों लॉज के जो इन्वेरिएंस है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बीएससी के बच्चों को, देख लेना। ठीक है, तो गैलीलियन इन्वेरिएंस में हम
स्पेस इंटरवल मतलब लेंथ की इनवेरियंस को प्रूव करते हैं। तो यहाँ एक रोड मान ली जाती है, रोड की L0 लेंथ है, L0 को बोला जाता है प्रॉपर लेंथ। तो प्रॉपर लेंथ हमारी A से B तक का डिफरेंस होगा इतना इतना। अब इसका A कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ से देखेंगे x1 डैश है, और B कोऑर्डिनेट्स इस ओरिजिन से यहाँ तक देखेंगे x2 डैश है, और x2 डैश माइनस x1 डैश लिखेंगे तो लेंथ आ जाएगी। सिंपल सिंपल यहाँ पता चल रहा है डायग्राम से। ऐसे ही अगर मैं इस फ्रेम से देखूँ तो A पॉइंट जो है वो x1 दूरी पे है और B पॉइंट x2 दूरी पे है, और फिर x2 माइनस x1 करेंगे तब भी लेंथ आ जाएगी फ्रॉम द स्टेशनरी फ्रेम। तो हमने सिंपली वो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है, x2 डैश माइनस x1 डैश दोनों को माइनस कर देना है जो कि लेंथ ही है। तो जब माइनस करोगे VT से VT कट जाएगा और वो L के बराबर आ जाएगा, मतलब लेंथ इज इनवेरिएंट, ये इसका मतलब है। इनवेरियंस ऑफ टाइम इंटरवल। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम T डैश और T सेम रहता है। टाइम इंटरवल क्या है, देखो यहाँ पर मान लो एक लाइट का छोटा सा LED है जो जग बुझ रहा है, ऐसे जलता है बुझता है जलता है बुझता है। तो जब वो बंद होता है और जब वो जलता है, उसके बीच में जलता है फिर जलता है फिर जलता है, तो हर बार जब लाइट आती है, फ्लैश आती है, उसके बीच में एक टाइम इंटरवल है, ये वो वाला टाइम इंटरवल है। एक टाइम इंस्टेंट होती है, वो डिफरेंट चीज़ है। तो टाइम इंटरवल जो है वो सेम रहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, इनवेरिएंट रहता है, बिकॉज इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन T डैश T दोनों बराबर हैं। जब आप रिलेटिविटी पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आपके सिलेबस में है, तो उसमें हमारे पास टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ टाइम डायलेट नहीं करता। क्या फ़र्क है रिलेटिविटी में, वहाँ पर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई जाती हैं। सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में T डैश और T दे आर नॉट इक्वल। एक फ्रेम से इंटरवल डिफरेंट आएगा, दूसरे फ्रेम से अगर आप मेजर करोगे इंटरवल डिफरेंट आएगा। रिलेटिविटी में टाइम डायलेट तब करता है, इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पर जो फ्रेम की वेलोसिटी होती है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। यहाँ पर फ्रेम की वेलोसिटी कांस्टेंट बहुत कम होती है, इसलिए वो इफेक्ट नहीं आता। तो ये प्रॉपर टाइम इन प्रॉपर टाइम यहाँ पर सेम रहता है, ये भी ध्यान रखना। तो दो क्वांटिटीज होगी, लेंथ और टाइम विच आर इनवेरिएंट। अब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करेंगे। पहले तो बहुत आसान है, सिंपली ये आपने रिलेशंस लिखनी है, इनको डिफरेंशिएट करना है। तो आप देखो यहाँ डिफरेंशिएट करूँगा dx/dt आ जाएगा, यहाँ डिफरेंशिएट करूँगा सिंपली v आ जाएगा। तो जो x कंपोनेंट है हमारा वेलोसिटी का वो ये बन गया, ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस वी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वही रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है जो आपने +1 में पढ़ा है। अब जो हमारी कंपोनेंट्स जिनके अलोंग कोई मोशन नहीं है फ्रेम का, वो कंपोनेंट्स कांस्टेंट रहेंगे। आप देख सकते हैं y कंपोनेंट सेम है तो उसके डेरिवेटिव भी बराबर आ जाएंगे। तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज सेम, z कंपोनेंट इज ऑल्सो सेम। तो दीज आर कॉल्ड वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और वेक्टर फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखनी है। u डैश इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल है विच इज़ मूविंग नाउ, उस पार्टिकल की वेलोसिटी दो हैं, एक है u डैश एक है u, सॉरी दोनों बारी मैंने u डैश लिख दिया, एक है u एक है u डैश। u डैश जो है ना वो इस डैश वाले मूविंग फ्रेम से है जो मेजरमेंट हुई है, और जो u है वो स्टेशनरी फ्रेम से है। तो जस्ट उन दोनों में रिलेशन है, u डैश और u में रिलेशन है, वेयर v इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेम इटसेल्फ विच इज़ मूविंग। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट भी एक्सेलरेशन का वैसे ही आ जाएगा, और z भी, तो सारे सेम आएंगे। तो एक्सेलरेशन रिमेन सेम इन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको मास से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर दो अगर आप, तो मास से मल्टीप्लाई करने पर F डैश इज इक्वल टू F, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फोर्स इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनर्शियल फ्रेम के लिए ही है हमारे पास। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है इन्वेरिएंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन करो कि हमारा ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, जिसकी सिंपल स्टेटमेंट आपको ये पता है, दो पार्टिकल्स हैं, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज u1 वेक्टर u2 वेक्टर हैं, टकराने के बाद वेलोसिटीज v1 वेक्टर v2 वेक्टर्स हो गई, और मोमेंटम बन जाता है मास टाइम वेलोसिटी। तो ये इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, ये फाइनल मोमेंटम है हमारा सिस्टम का। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि ये इक्वेशन आप किसी भी फ्रेम से देखो सेम आएगी। तो बस कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को लिखना है, और जो हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले अभी ड्राइव करे हैं उनको यहाँ पे पुट करना है। तो आप यहाँ पे u1 को
u1 डैश प्लस वी पुट कर देंगे, u2 को u2 डैश प्लस वी पुट कर देंगे, v1 को v1 डैश प्लस वी पुट कर देंगे, v2 को v2 डैश प्लस वी पुट कर देंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये v वाली सारी इक्वेशंस आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये डैश 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 आ जाएगा। मतलब डैश का मतलब है कि अब ये जो वेलोसिटीज इक्वेशन के अंदर हैं वो वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम है। इस इक्वेशंस में जो वेलोसिटीज थी पहली वाली इक्वेशन में वो विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम थी, लेकिन जो हमारा लॉ है वो सेम है। देखो सेम फॉर्म है लॉ की, इनिशियल फाइनल मोमेंटम सेम। इन्वेरियंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? टोटल एनर्जी की। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? ये है ना हमारे पास सिंपल हाफ m1 कैनेटिक है, ये सारी दोनों की कैनेटिक एनर्जीज हैं, और ये कुछ एनर्जी है जो हीट की फॉर्म में हमारे पास लॉस हुई है, ये वो है। हमारा कोलिजन में भी इन इलास्टिक हो, मे भी इलास्टिक हो, तो क्यू उस केस में हीट एनर्जी है। तो कुछ नहीं करना, बस वैसे ही हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तो आपको समझ आ ही रही है ना। ये कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले पार्टिकल का, ये दूसरे का, ये पहले का कैनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये दूसरे कैनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पर u1 स्क्वायर है। अब u1 स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ u1 डैश कैसे लेके जाएं? तो आपने ये जो u1 स्क्वायर है ना उसको ऐसे लिखना है, u1 डॉट u1, u2 स्क्वायर को u2 डॉट u2, v1 डॉट v1, v2 डॉट v2, ऐसे लिखना आपको। और फिर u1 वेक्टर को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से u1 वेक्टर को वही पुट कर देना जो पीछे ड्राइव किया था, हर जगह देख लो आप, ठीक है। अब सॉल्व करना बड़ा इजी है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली डॉट प्रोडक्ट है। तो जब आप u1 वेक्टर का u1 वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करते हो वो u1 स्क्वायर बनता है। v वेक्टर का v वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करते हो तो फिर v स्क्वायर बनता है। लेकिन जब आप u1 डॉट v करते हो तो वो ऐसे लिखा जाएगा, और जब आप v डॉट u1 करते हो तब भी वो एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो वो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह हर जगह आपने ये स्टेप्स करने हैं। अब यहाँ पर ये टर्म्स जो है ना v स्क्वायर वाली, ये कॉमन है, ये कट जाएंगी। मतलब हाफ m1 v स्क्वायर, हाफ m1 v स्क्वायर से यहाँ कटेगा, हाफ m2 v स्क्वायर, हाफ m2 v स्क्वायर से यहाँ कटेगा। बाकी क्या बचा? बाकी जो बचा वो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसमें से जो हमारे पास ये टर्म्स हैं इसमें से डॉट v कॉमन आएगा, यहाँ पर भी डॉट v कॉमन आएगा। हम देख लेते हैं नेक्स्ट उसमें। तो ये पहले पिछली वाली इक्वेशन दोबारा लिखी गई है, तो डॉट v कॉमन निकाल के ये लिखा और डॉट v कॉमन निकाल के ये लिखा। और ये तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये टर्म इसके बराबर है, हमें पर भी प्रूफ किया, तो ये कट जाएंगे। बाकी जो बचा आपके पास देखो हर जगह डैश 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 आ गया, मतलब ये स्पीड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम। और यहाँ पे इस इक्वेशन में स्पीड्स कौन सी थी? ये थी स्पीड्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। तो इस तरह से हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इन्वेरियंस की वो सेम रहता है, लॉ प्रूफ हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आ जाते हैं पेपर में। ओके, नेक्स्ट हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के ऊपर टॉपिक आ जाएगा। इसमें कोरियोलिस फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्सेस के बारे में डिस्कशन है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं जिनका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि हो सकता है हमारा फ्रेम जो है वो घूम रहा हो। अगर ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है बट वो घूम रहा है, ठीक है, झूला है लेकिन घूम रहा है। हमारे पास अर्थ है, हमारी अर्थ की भी तो रोटेशन की स्पीड कांस्टेंट है बट वो घूम रही है, तो उस केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम बोला जाएगा कि डायरेक्शन चेंज हो रही है या एक्सेलरेट हो रहा है कोई। आपने कार को स्टार्ट किया और स्टार्ट जीरो पे वेलोसिटी थी, जैसे स्टार्ट की एक्सेलरेट हुई, फिर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो या ब्रेक लगा रहे हो। तो इन सारी सिचुएशंस में हमारी लिफ्ट स्टार्ट होती है, जब स्टार्ट होती है सिर्फ तब, जब कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ऊपर तब इनर्शियल फ्रेम बन जाता है, जब स्टार्ट होती है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। कोई चीज़ रुक रही है, ठीक है, तो ये सारे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में हमारे पास फिक्टिशियस फोर्सेस या सूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आता है, जो हम लगाते नहीं है बट फ्रेम के कारण वहाँ पर हमें अज्यूम करनी पड़ती हैं टू राइट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो फोर्सेस हैं इनका इफेक्ट रहता है। अगर आप फ्रेम के अंदर से देखेंगे तो कुछ इफेक्ट नज़र आएगा, बाहर से भी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रॉली है, तो ये ट्रॉली के अंदर ऐसे एक पेंडुलम हमारे पास है। अब ये लटका हुआ है सिंपली, और हमने ट्रॉली को एक्सेलरेट करा, ऐसे खींचा, तो पेंडुलम ऐसे पीछे की तरफ जाएगा। अब ये इस एक्सेलरेशन के कारण आया, पेंडुलम पे तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाई तो वो नहीं मूव करना चाहिए, बट इस फ्रेम का एक्सेलरेशन है, इसका कारण यहाँ एक फिक्टिशियस फोर्स डेवलप हुई है, एफ डैश, इसको सूडो फोर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास है, यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस तरह के फ्रेम में डायरेक्टली वैलिड नहीं होते। अब इसके इफेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हम मानेंगे कि हमारा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह के टॉपिक्स आते हैं इसके ऊपर। फिक्टिशियस फोर्सेस का एक्सप्रेशन ड्राइव करो फॉर ट्रांसलेटरी मोशन और एक रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में जब रोटेशन हो रही है फ्रेम की
तब 3 तरह की फिक्टिशियस फोर्सेस आती हैं, जिसमें कोरियोलिस फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और एक ट्रांसवर्स फोर्स है। वो सिर्फ रोटेशन में आती हैं। जो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है वहाँ सिर्फ एक ही फिक्टिशियस फोर्स आती है, उसको हम सूडो फोर्स भी बोल देते हैं। तो ये डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सी है, कुछ नहीं करना। हमारा ये फ्रेम अब इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए नॉट। हमने यहाँ पर जो पार्टिकल माना हम उसको देख रहे हैं, पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही, वो स्टेशनरी है। इस पार्टिकल का एक पोजीशन वेक्टर आर डैश है जो मैंने इसके ओरिजिन से ड्रॉ करा है, और एक इसके ओरिजिन से ड्रॉ करा है जो आर है। तो आर डैश और आर कैसे रिलेटेड हैं, ट्रायंगल और लग जाएगा। एक आर नॉट है, इसके ओरिजिन का अपने ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये क्लोजिंग साइड हो गई। तो आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर डैश। यहाँ से आर डैश लिख लो सिंपली, सिंपल स्टेप्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी बन जाएगी, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंपली लिखना ही है डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। तो ये बन जाएगा। मास से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। मास से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फोर्स बन गई। तो एफ डैश इज द फोर्स ऑब्जर्व फ्रॉम द एस डैश फ्रेम, मूविंग फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम। ये है रियल फोर्स, अगर कुछ है तो ये वो है। एम ए नॉट इज द दिस इज द फोर्स, एफ नॉट इज फिक्टिशियस फोर्स विच इज़ एप्लीकेबल ऑन द पार्टिकल। ये फिक्टिशियस है जो ए नोट के कारण आई है। ए नोट क्या था, ए नोट इस फ्रेम का एक्सेलरेशन था। अगर ये फ्रेम एक्सेलरेट ना करता होता तो भाई ये फैक्टर ही नहीं आना था मेरे पास, तब दोनों फोर्सेस बराबर थी। अगर मैं पार्टिकल पे फोर्स लगाऊं तो रियल फोर्स मैंने लगाई एफ फैक्टर, लेकिन क्योंकि फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा था तो वो इसमें से माइनस होगी, तब आप फिक्टिशियस फोर्स निकाल पाओगे, तब आप नेट फोर्स निकाल पाओगे ड्यू टू द मूविंग फ्रेम या फ्रॉम मूविंग फ्रेम। ठीक है, तो ये रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, ड्राइव कर लेना, याद कर लेना, न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं ये चीज़ें। ये जो लेक्चर सीरीज़ है ना, ये रिवीजन के लिए भी आप लेके चलो। जब IIT जैम को रिवाइज करोगे तो आप फटाफट ये 15, 20, 25 मिनट की वीडियो देखोगे, आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूले फिर आप लिख लो। तो ये ध्यान दे देना। अब यहाँ पर फोर्स ऑन पार्टिकल एज सीन फ्रॉम एस डैश इज एफ, फोर्स ऑन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, फिक्टिशियस फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो ये आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर ये सारे फैक्टर क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल है। तो हमें एक फिक्टिशियस फोर्स माननी है एंड टोटल फोर्स निकालनी है ऑन बॉडी ऑफ मास 5 kg इन ए फ्रेम मूविंग वर्टिकली डाउन ऑन अर्थ विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बॉडी है, एक फ्रेम है, ठीक है, उस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमें फोर्स निकालनी है। तो फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कौन सी फोर्स है, ये फिक्टिशियस फोर्स है। फिक्टिशियस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो मास 5 है, फ्रेम का एक्सेलरेशन भी 5 है, जैसे कि दिया गया है, दोनों चीज़ें जस्ट पुट कर दिया। और अब बात आती है डायरेक्शन की। तो बच्चे इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाली होगी। ये देखो कोई साइन माइनस नहीं आ रहा है ना। तो अब एक्सेलरेशन हमारा किधर है, ऑपोजिट, सॉरी। तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन होती है। यहाँ पीछे देख सकते हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो फिक्टिशियस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, जैसे कि यहाँ पे बताया गया वर्टिकली। आप नेट फोर्स हमें बतानी है अभी। तो नेट फोर्स मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो वो हमें निकालने के लिए रियल फोर्स में से फिक्टिशियस फोर्स को माइनस करना है। ये मूविंग फ्रेम के अंदर की फोर्स है विच इज़ एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस एफ नॉट। ठीक है, तो हमने सिंपली एफ क्या है, अब मास टाइम ग्रेविटी, रियल फोर्स लग रही है इस पार्टिकल के ऊपर, वेट माइनस सूडो फोर्स, तो वो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी विच इज़ वर्टिकली डाउन। तो इस तरह क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल मोशन के कारण कौन कौन सी फिक्टिशियस फोर्सेज आती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेरिवेशन आएगी एग्जाम में, फिक्टिशियस फोर्सेज के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करो ड्यू टू रोटेशन ऑफ सम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे पूछा जा सकता है कि अर्थ के ऊपर कौन कौन सी फिक्टिशियस फोर्सेस ओरिजिन होती हैं, उनका एक्सप्रेशन ड्राइव करो। अर्थ के ऊपर ट्रांसवर्स फोर्स 0 होती है। ट्रांसवर्स फोर्स इज ड्यू टू रोटेशनल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अर्थ का तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, तो वहाँ ट्रांसवर्स फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन ड्राइव करेंगे पहले, बाद में बता देंगे कि ये नहीं लगेगी।
तो अब ये डेरिवेशन आसान सी है, आप इसका भी लेक्चर डायरेक्टली अगर कंप्लीट लेक्चर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पर अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं। तो आपने जस्ट वही वेक्टर लिख लेने हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, और वो सेम रिलेशन हमारी r इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर डैश वैलिड है। लेकिन अब इनको कंपोनेंट फॉर्म में पुट करना है, आर वेक्टर को ऐसे एक्स वाई जेड वाली फॉर्म में, आर नॉट को भी ऐसे, और आर डैश में हर जगह डैश लगेगा, क्योंकि हमारा ये जो मूविंग फ्रेम है ना अब वो रोटेट कर रहा है। तो जब वो रोटेट करेगा उसका आई कैप डैश जो है वो अपना एंगल चेंज करेगा, ऐसे घूमेगा अगर फ्रेम तो आई कैप डैश भी चेंज होगा। तो अब यहाँ आई कैप डैश इज़ ए वेरिएबल, ये याद रखना, ये कांस्टेंट नहीं है इस केस में, बस इतना याद रखना। जब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डायरेक्शन एक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बस वही करना है। तो हमने डिफ्रेंशिएट पिछले केस में भी किया था, अब भी करेंगे। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो स्टेशनरी फ्रेम के एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स हैं, तो वो डॉट 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 आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये भी स्टेशनरी फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू हैं डायरेक्शंस, ये भी कांस्टेंट्स हैं, यहाँ भी डॉट 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 आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ये मेन चीज़ है यहाँ पर, इसको डेरिवेशन को करने के टाइम ध्यान में रखनी है जो। तो यहाँ डॉट आ जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ डॉट आ जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ डॉट आ जाएगा, इसको ऐसे छोड़ दिया, प्लस अब x डैश को एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन इसका डेरिवेटिव है। अब चाहे डॉट लगा के कर लो, ऐसे लिख लो अब, लेकिन डैश और डॉट दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। और फिर y डैश एज इट इज़ j कैप डैश का डेरिवेटिव, फिर z डैश एज इट इज़ और k कैप डैश का डेरिवेटिव, ऐसे लिख लेना पहले। अब ये v नॉट बनेगा, ये v बनेगा, ये v डैश बन जाएगा, है ना, और लास्ट वाली टर्म एज इट इज़। अब इसमें ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनको फाइंड करना है हमें, बहुत आसान है। देखो हमारे पास सर्कुलर मोशन में, देखो जब किसी फ्रेम का ऐसे रोटेशन हो रही होती है ना, तो उसके ऊपर हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रहता है। तो सर्कुलर मोशन में एक सिंपल सी रिलेशन होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आपने पढ़ी है +1 क्लास के अंदर। v को आप dr/dt पुट कर दो, सिंपल। dr/dt में अब r दो जगह आ गया, तो आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स लिख सकते हैं, यू कैन रिप्लेस दिस r वेक्टर विद यूनिट वेक्टर। और रोटेशनल मोशन में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, आप रिप्लेस कर सकते हो, रिलेशन विल बी वैलिड। तो यहाँ हमने आई कैप डैश लगा दिया, यहाँ भी आई कैप डैश लगा दिया, मतलब इसकी जगह हम ये चीज़ पुट कर पाएंगे, ओमेगा क्रॉस आई कैप। डी जे कैप डी टी की जगह आप ओमेगा क्रॉस जे कैप पुट कर पाएंगे, और ऐसे ही लास्ट में। तो जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ऐसे इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बन गई। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा इसमें ना। अब हमने एक चीज़ माननी है, हमने सिर्फ रोटेशन माननी है, और हमने ये मान लेना है कि दोनों के ओरिजिन भी कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जब दोनों के ओरिजिन कोइंसाइड करेंगे और सिर्फ रोटेशन मानेंगे, तो जो हमारी वी नॉट है जो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण आएगी, उसको हम ज़ीरो पुट कर देंगे। और जब दोनों के ओरिजिन भी कोइंसाइड हो जाएंगे तो आप फिर इस इक्वेशन में आर डैश को भी आर से रिप्लेस कर पाओगे, कि आप देखो आर डैश क्या है, आर डैश इस ओरिजिन का ही पोजीशन वेक्टर, अब ओरिजिन यहीं पे आ गया, तो फिर आर और आर डैश जो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर था वो सेम हो जाएंगे। तो आर डैश की जगह यहाँ आर आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी वही काम करना है, इसको dr/dt ऐसे लिख दिया, लेकिन जहाँ डैश है उसका मतलब है रोटेटिंग फ्रेम, और जहाँ डैश नहीं है उसका मतलब है फिक्स फ्रेम। एंड दिस रिलेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ जनरल वेक्टर। तो हाँ, हम r की जगह v पुट कर सकते हैं। तो जब मैंने v कर दिया, और फिर आप v को v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं जब वो रोटेटिंग के केस में कर रहे हो आप। तो जस्ट यहाँ पर ऐसे पुट करके फिक्स वाले को एज इट इज रखेंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी डैश बाई डी टी एक फैक्टर बनेगा। यहाँ जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ओमेगा का डेरिवेटिव पहले आएगा, फिर प्लस आर का डेरिवेटिव आएगा, रोटेटिंग है तो वी डैश लिख दिया। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है। और यहाँ पर ओमेगा क्रॉस वी डैश में ओमेगा क्रॉस वी डैश आएगा, और फिर ओमेगा क्रॉस आर आएगा। तो ये कितनी सारी टर्म्स आ चुकी हैं, और बड़ा आसान है, ख़त्म हो गया। ये फिक्स्ड है तो यहाँ एक्सेलरेशन है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है, ठीक है, लेकिन डैश आ गया कोई रोटेटिंग है। यहाँ पर एक ये टर्म आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, सबको डैश को एक साइड पे लिख दो, सबको उधर ले जाओ आप, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी, इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो ये सारी फोर्सेस बन जाएंगी, ये सारे पहले एक्सेलरेशन से।
तो इसमें फिर डिफरेंट टर्म्स हैं। ये है हमारे पास फोर्स विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, ये है फोर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम, ये ट्रांसवर्स फोर्स है, ये कोरियोलिस फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इन सब का एक्सप्रेशन और इन सब का फिजिकल मीनिंग एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ क्या है, ड्राइव करो। और ट्रांसवर्स फोर्स अर्थ के ऊपर जीरो है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अर्थ के ऊपर ओमेगा डॉट जीरो है, ओमेगा इज ए कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ विच इज कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इसके बाद अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमने ये फोर्सेस ड्राइव करी हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ सकता है ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये टॉपिक +1 में भी हम करते हैं। एक ये टॉपिक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और अब हम पहले इसको कर लेते हैं रिवाइज। तो इसमें क्या है, आपको पता है कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी जो है वो हर जगह कांस्टेंट नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है। अगर आप अर्थ के अंदर चले जाएंगे किसी डेप्थ पे तब भी चेंज होगी, अगर आप किसी हाइट पे चले जाएंगे तब भी ग्रेविटी चेंज होगी। तो ग्रेविटी ऑलवेज चेंजेस और एट द सरफेस ऑफ अर्थ ऑल्सो, एंड एज वी गो अप और डाउन ग्रेविटी चेंजेस। तो ये सब चीज़ें अपने +1 में पड़ी हुई हैं। लेकिन एक इफेक्ट होता है रोटेशन का। तो अर्थ जब घूमती है तो उसके ऊपर हर एक पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल है उस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगी आउटवर्ड, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स। उसके कारण वहाँ पर नेट ग्रेविटी रिड्यूस हो जाती है। तो वो डेरिवेशन अब हम करने वाले हैं। तो पहले आप हेडिंग देख लो, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रोटेशन की जगह यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो हमें इफेक्टिव ग्रेविटी फाइंड करनी है, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमारी ये जो अर्थ है ये इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट पूरी ऐसे घूम रही है। तो ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर घूमेगा। तो इस पॉइंट पर, इस पार्टिकल पर, मान लो कोई पार्टिकल है, उसका कुछ मास m है, तो वो पार्टिकल जो है उस पर एक ऐसे आउटवर्ड फोर्स, जो झूले के अंदर आप बैठते हो ना तो एक बाहर की तरफ पुश मिलता है, वो बेसिकली फिक्टिशियस फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो लगेगी ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। और ग्रेविटी ऐसे अंदर खींच रही है। तो अब दो फोर्सेस आ गई। अगर अर्थ रुक जाए तो ये फोर्स जीरो हो जाएगी। तो तब सिर्फ सेंटर की तरफ जो ग्रेविटी है वही लगेगी, mg लगेगी, वेट ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ पर दो है, एक ये है और एक ये है। तो नेट फोर्स ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करके इधर की तरफ इसका रिजल्टेंट लगेगा। तो नेट फोर्स के कारण, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट्स फिर बन जाएंगे। एक इधर आ जाएगा जो हमारा इस वेट को रिड्यूस करेगा, वही कंपोनेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला अभी मैंने जो आपको बताया आपने वो लिख लेना है। और ओमेगा, अब मैंने ऐसे z एक्सिस माना है, और ओमेगा हमारा, अगर अर्थ हमारी ऐसे घूम रही है तो ओमेगा ऐसे होता है, राइट हैंड थंब रूल, z एक्सिस की तरफ आएगा। तो इसमें ओमेगा k कैप आ जाएगा, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में। और जो हमारा r वेक्टर है, r वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो मैंने यहाँ ओरिजिन माना है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और लैम्डा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो जो लैम्डा है वो इस पॉइंट पर 0 रहेगा इक्वेटर पे, और अगर हम पोल पे चले जाएंगे तो लैम्डा 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो वो हमारा r वेक्टर जो है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा r cos लैम्डा y की तरफ, तो r cos लैम्डा j कैप, और एक कंपोनेंट इधर आएगा r cos लैम्डा k कैप z की तरफ। तो ये हमारा r वेक्टर है। तो इस r वेक्टर को पुट करेंगे, ओमेगा को पुट करेंगे, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमें ये मिलेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लैम्डा पे डिपेंड करती है, कॉस लैम्डा। लैम्डा अगर 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगी, मतलब इक्वेटर पे मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर लैम्डा 90 डिग्री होगा तो ये फोर्स 0 हो जाएगी, मतलब पोल पे ये फोर्स नहीं लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब हमें नेट फोर्स लिखना है, इफेक्टिव फोर्स, तो वो mg + f सेंट्रीफ्यूगल। तो सिंपली हम जब इसको ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिख लिया, अब यहाँ पे r कैप को भी पुट करना है। तो हमारी जो mg फोर्स है, इसकी बात भी कर लेते हैं, ये ऐसे अंदर की तरफ लग रही है, तो हमें r कैप को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो हमारा r कैप है वो है r वेक्टर जो था ना, उसी को r से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा cos लैम्डा j कैप + sin लैम्डा k कैप। तो ये r कैप यहाँ पुट कर दिया, और फिर m से m कट गया यहाँ पर सब साइड पे, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो वेक्टर फॉर्म में तो ये हमारा आंसर है। लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड निकालना हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, x कंपोनेंट का स्क्वायर, या y कंपोनेंट है, सॉरी, y कंपोनेंट का स्क्वायर,
और z कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ऐसे लिख लेंगे पहले, फिर थोड़ा सा इसको स्क्वायर खोल लेंगे, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, यू कैन डू। खोल के फिर यहाँ पर ओमेगा की पावर 4 वाला फैक्टर, ये जी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, और ये जो फैक्टर है ओमेगा की पावर 4 और साथ में हमारे पास नीचे जी स्क्वायर है। तो ओमेगा की पावर 4 जो है ना, जब आप ओमेगा बहुत छोटा होता है 0.0007 रेडियन पर सेकंड होता है ये, तो ओमेगा की पावर 4 तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, सिंपली ये फैक्टर रहेगा हमारे पास। तो ये देख लीजिए, ये लिख लिया हमने। और इसमें भी फिर आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन से ना ये हाफ जो है अंदर ले आएंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बाकी सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो ये सिंपली ग्रेविटी का एक एक्सप्रेशन है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि +1 में भी पूछा जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन द पार्टिकल फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला याद कर लेना, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करती है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2m ओमेगा क्रॉस v, ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब एक पार्टिकल जो फ्रीली फॉल कर रहा है सरफेस ऑफ अर्थ पे, उसका कुछ ना कुछ v होगा और अर्थ का ओमेगा है, तो ये दोनों फैक्टर मिलके एक कोरियोलिस फोर्स जनरेट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। तो इसमें कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है ऑन फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल, और जब वो गिरेगा ना तो अपने कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसे सीधा गिरने की बजाय डेविएट करता है अपने पास से। तो वो जो डेविएशन है, एक्स डेविएशन कितनी है सरफेस ऑफ अर्थ पे, वो भी पूछी जाती है। तो ये अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको हम कैसे करेंगे, हम पहले डायग्राम समझते हैं। डायग्राम इसका समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप कर लेंगे फटाफट। मैंने जूम कर दिया इसीलिए, देखो। तो ये वही मेरा पार्टिकल है सरफेस ऑफ, मैंने यहाँ नहीं बनाया, मैंने थोड़ा फ्लैट स्फेरिकल बॉडी ना थोड़ा इधर करके बनाया। ये उसका आर वेक्टर है पार्टिकल का, ध्यान से समझे जाओ। ये लैम्डा है, ठीक है। अब यहाँ से खड़े होके मैंने देखा सन किधर से निकलता है, तो सन मान लीजिए यहाँ से निकलता है, उधर ईस्ट आ गया जिधर से सन निकलता है, और उसके ऑपोजिट वेस्ट आ गया, लेट अस सपोज, ठीक है। तो ऑपोजिट वेस्ट आएगा डब्ल्यू, ईस्ट के इस साइड साउथ आ जाएगा और इधर नॉर्थ आएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने ईस्ट की तरफ एक्स एक्सिस माना है, और मैंने अगर यहाँ एक्स माना है तो यहाँ -x आएगा, और मैंने साउथ की तरफ नॉर्थ की तरफ मैंने वाई एक्सिस माना है। तो ये एक्स है, ये वाई है। तो जब आप एक्स की तरफ फिंगर्स रखो डायग्राम पे, वाई की तरफ घुमाओ, जेड की तरफ जानी चाहिए, तो ये जेड जो है ये वर्टिकली अप आ गया। तो एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड ये समझ लीजिए बस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ओमेगा जो है वो इधर है, अब इसका जेड के साथ कोई डायरेक्शन नहीं है, जेड ओमेगा डिफरेंट है, ओमेगा इधर है, जेड इधर है, दोनों में फ़र्क है। लेकिन हम ओमेगा का कंपोनेंट अलॉन्ग जेड निकाल लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए लैम्डा को समझो, ये जो लैम्डा है, ये वाला एंगल इन दोनों लाइंस में वो सेम एंगल यहाँ बनेगा इन दोनों लाइंस में, मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ इसका परपेंडिकुलर है, समझ लो ध्यान से। और ये डायरेक्शन, ये जो मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, वो इस लाइन का परपेंडिकुलर है, ठीक है ना परपेंडिकुलर। तो अगर इन दोनों में एंगल लैम्डा है, तो इनके परपेंडिकुलर्स में भी एंगल लैम्डा होगा। ये सिंपल सा मैथ्स है। सो अब ये लैम्डा है अगर यहाँ पर एंगल, तो ओमेगा का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा विच इज़ ओमेगा कॉस लैम्डा, और एक इधर चला जाएगा विच इज़ ओमेगा साइन लैम्डा। बस ये मेन चीज़ है इसमें। तो आपने ओमेगा को लिखना समझना है, ओमेगा कॉस लैम्डा अलॉन्ग नॉर्थ जे कैप, ओमेगा साइन लैम्डा अलॉन्ग जेड एक्सिस वर्टिकली आप। तो ओमेगा वेक्टर इसमें ऐसे बनेगा। अब यहाँ से एक बॉडी ऐसे नीचे गिर रही है, तो उसकी वेलोसिटी लिखनी है मुझे। तो v = u + at फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा, उसमें a को -gt पुट कर देंगे, a को -g पुट कर देंगे, तो v = -gt के। बस ये लिख के ना आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देना, सिंपल। ओमेगा पुट कर दिया, v पुट कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता होगा तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, और फिर फाइनली ये आ जाएगी मेरे पास कोरियोलिस फोर्स। तो ये भी लैम्डा पे डिपेंड करती है, इक्वेटर पे मैक्सिमम लगेगी, पोल पे 0 लगेगी। अब सीधा पार्टिकल नीचे गिरने के बजाय डेविएट हो जाएगा, एक्स डेविएशन फाइंड करनी है। डेविएशन फाइंड करने के लिए कोरियोलिस फोर्स लिख लेंगे, उसको मास से डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करा t² / 2 का फैक्टर आ गया, प्लस सम कांस्टेंट हम नहीं लिख रहे यहाँ पे, हमने मान लिया इनिशियल कंडीशन में 0 है। तो फिर ऐसे दोबारा इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो t² का इंटीग्रेशन t³ / 3 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया x का। तो इसमें अब टाइम आ रहा है, टाइम इज़ 2h/√2h/g, टाइम ऑफ फ्लाइट। जब कोई बॉडी हाइट h से नीचे गिरती है तो उसका टाइम ऑफ फॉलिंग होता है √2h/g। तो वो वहाँ पुट करके ये फॉर्मूला बन गया। तो ये डेविएशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है, इम्पॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है।
तो ये इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल आ गया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करके जाना। फिर ये प्रॉब्लम है, फिर अगर हमारे पास दूसरा केस है कि अगर हमारा जो पार्टिकल है इट इज़ मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पहले फ्रीली फॉलिंग था अब मूविंग है, तो मूविंग के केस में क्या है, वेलोसिटी वेक्टर वैसे लिखा जाएगा, जो पिछले केस में माइनस जी टी के कैप लिखा था अब वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिखा जाएगा। तो फॉर्मूला सेम है, ओमेगा सेम है, डायग्राम सेम है, एवरीथिंग इज सेम। ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर भी आ जाती हैं कि कोरियोलिस फोर्स फाइंड करो फॉर दीज टू केसेस, तो एक बार डायग्राम बनेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग अलग लगेगा। तो अब जब आप इसमें पुट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सी द कैलकुलेशन विच वेरी वेरी इजी, तो सॉल्व करके आपके पास फाइनली ये आ जाएगा। अब इसमें दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट के कैप के अलॉन्ग, के कैप वर्टिकली अप था तो ये रिड्यूस करता है वेट को, ये कंपोनेंट जो के कैप के अलॉन्ग है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और वर्टिकल एक्सेलरेशन आ रहा है, दोनों लग रहे हैं पार्टिकल पे व्हेन इट इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब कार हम चलाते हैं तब ये सारी फोर्सेस लगती हैं, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट्स हैं वी, वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और मेनली ओमेगा बहुत छोटा है यहाँ पर, ओमेगा इज़ 0.00007 इन रेडियन पर सेकेंड, वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए एक्सेलरेशंस कम होते हैं। अब इसके स्पेशल केसेस भी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम प्रूव करेंगे कि पार्टिकल अपनी राइट साइड की तरफ डेविएट होता है, तो हमने इस इक्वेशन को लिखा, इसमें अगर बॉडी सिर्फ एक्स के अलॉन्ग मूव कर रही है, एक्स हमारा ईस्ट था, तो हमारा वी वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, वी वाई को जीरो करोगे तो एक्सेलरेशन सिर्फ इतना आएगा, तो इसमें देखो माइनस जे कैप का फैक्टर आ रहा है, माइनस जे कैप। जे कैप हमारा क्या था जी, जे कैप हमारा था नॉर्थ, तो माइनस जे कैप हो गया साउथ, तो मतलब इस बॉडी पे जो ईस्ट की तरफ जा रही है वो साउथ की तरफ डेविएट करेगी, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। सेकंड केस भी आप पढ़ लेना, सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाता है, लेफ्ट की तरफ बॉडी मूव करती है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक करके जाना, डिटेल में करनी है तो लेक्चर देख लेना, लेक्चर सीरीज प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा लेक्चर, बट इसको रिवाइज कर लो, प्ले पॉज कर लो, काम कंप्लीट कर लो। जियोग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेज में डिफ्लेक्शन ऑफ रिवर्स हैं कि ये वाले जो बैंक्स होते हैं वो ज़्यादा स्टीप होते हैं, ठीक है, तो वो सब ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स है, जिस बैंक पे ज़्यादा धक्का लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगी, वो इस तरह का हो जाएगा। तो ये वहाँ पर कुछ हैं थियोरेटिकल टॉपिक्स, ये पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो। लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स भी इसी के अंदर है। तो साइक्लोन जो भवंडर होता है इस तरह से गोल गोल हवा का बन जाता है, तो वो चीज़ जो है उसको साइक्लोन बोला जाता है। इसके पीछे भी कोरियोलिस फोर्स का ही हाथ है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं हवा के, उन पे फोर्सेस लगती हैं, तो विंड्स इस तरह से जनरेट होती हैं। यू कैन रीड दिस पैराग्राफ फ्रॉम हियर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, फोकाल्ट्स पेंडुलम। तो फोकाल्ट पेंडुलम क्या होता है, किस तरह का ऑब्जेक्ट जो आपको अर्थ की रोटेशन के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दे। तो ये ऐसा एक पेंडुलम होता है, बहुत लंबा, हाइट बहुत ज़्यादा होती है, लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम इसको ऑसिलेट करवा देते हैं। अगर ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम इट ऑसिलेट लाइक दिस, फिर कुछ देर के बाद ऐसे, तो फिर कुछ देर के बाद ऐसे, मतलब जो इसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो ऐसे घूमता रहता है। तो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन घूमता क्यों है, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तो वो जो कोरियोलिस फोर्स है या बाकी फोर्सेस भी हम देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है फोकाल्ट पेंडुलम के अंदर, और साथ में हमें बताना है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, प्लेन ऑफ रोटेशन जो घूम रहा है उसका टाइम पीरियड कितना है, वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, दिस इज़ आवर अर्थ। इस पे यहाँ किसी हाइट से मैंने ऐसे पेंडुलम हैंग किया हुआ है, और उस पेंडुलम के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं। इस चीज़ को जब मैं जूम करूँगा तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, ये जेड एक्सिस है, वर्टिकली अप ऐसे। यहाँ पर इस पॉइंट से हमने पेंडुलम को हैंग किया हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, थोड़ा सा ऑसिलेट करा, यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट जीरो रीजन है, यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स वाई जेड, नीचे इधर एक्स एक्सिस बना दिया, ईस्ट की तरफ है, वाई एक्सिस हमारा नॉर्थ की तरफ है। डायग्राम सेम है, ये वाला डायग्राम पिछले वाला सेम है, तो ओमेगा हमारा सेम रहेगा, ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप। ये पहले याद रख लो, ओमेगा इंपॉर्टेंट है, ओमेगा सेम रहेगा। अब हमें इस बॉडी पे सारी फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, तो मैंने इस पार्ट को जूम करके ऐसे बना दिया। तो यहाँ पर एक तो ग्रेविटी लगेगी विच इज़ वर्टिकली डाउन,
तो ग्रेविटी जो है वो जेड एक्सिस वर्टिकली अप है, तो उसके ऑपोजिट ऐसे बनेगी एम जी वेक्टर, ठीक है। तो ये माइनस एम जी के आप एक आ गया। दूसरी फोर्स लगेगी धागे के अंदर टेंशन। तो टेंशन के लिए पहले आपको ये वेक्टर चाहिए, उसको निकालने के लिए हमने क्या करा, पी क्यू वेक्टर है और एक पी ए वेक्टर है, इन दोनों का सम यहाँ से ये वाला वेक्टर होगा विच इज़ पी ए वेक्टर। सो पी ए वेक्टर इज़ पी क्यू प्लस क्यू ए, और यहाँ से हमें निकालना है क्यू ए वेक्टर, जैसे मैंने बताया विच इज़ पी ए माइनस पी क्यू। सो पी ए क्या है, पी ए हमारा यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है, ठीक है। तो इसकी लेंथ एल है, क्योंकि यहाँ से पेंडुलम हमने हैंग किया था, वो लेंथ हमारी टोटल एल थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन जेड है, तो मैंने उसको एल के कैप लिख दिया। पी क्यू क्या है, तो पी क्यू ये वाला पोजीशन वेक्टर है विच इज़ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिंप्लीफाई करके क्यू ए इतना आ गया। क्यू ए वेक्टर जो है, अब इसमें डायरेक्शन निकालनी है सिर्फ, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, तो हम इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे विच इज़ एल। एल है ना इसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज एल, तो इसको एल से डिवाइड कर दिया सब जगह ना, तो ये बन जाएगा। तो ये एन कैप आ गया। तो टेंशन के साथ टी लिखना है और साथ में डायरेक्शन लिखनी है एन कैप, टी और ये सारी डायरेक्शन, ठीक है। तीसरी फोर्स है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स 2m ओमेगा क्रॉस v है। v हमें ऐसे लिखना है, ओमेगा हमने पीछे लिखा हुआ है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना आता है आई जे के, इसके दोनों तीनों कंपोनेंट 0 और दूसरा कंपोनेंट ओमेगा कॉस लैम्डा, तीसरा ओमेगा साइन लैम्डा, और इसके तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे। और फिर हमने करा क्रॉस प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, विद नेगेटिव साइन। तो वो सारा बेसिक मैथ्स है, हमने सॉल्व करा, कोरियोलिस फोर्स ये आ गई मेरे पास। अब हमने सारी फोर्सेस को इकट्ठा करके लिख लिया, ग्रेविटी, टेंशन, कोरियोलिस। सेंट्रीफ्यूगल 0 है, क्योंकि इसमें ओमेगा स्केयर का फैक्टर आ जाएगा विच इज़ वेरी वेरी लेस। ट्रांसवर्स वैसे 0 है, क्योंकि ओमेगा डॉट 0 है। तो अब यहाँ पर इसको ना ऐसे लिखने के बाद आई कैप वाले जो टर्म्स हैं वो सारी इकट्ठी करके एक्स कंपोनेंट लिख लिया फोर्स का, जे कैप वाली टर्म्स को अलग से लिख लिया। सिंपल आपको करना तो पड़ेगा ना, और के कैप वाली टर्म्स को अलग से लिख लिया। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने अलग अलग कर लेना कंपोनेंट्स को। अब क्योंकि उस पेंडुलम की जो हाइट है इट इज़ वेरी वेरी लेस, लेंथ बहुत ज़्यादा है, जब हम उसको ऊपर ऐसे ऑसिलेट करवाएंगे तो वो जो ग्राउंड से हाइट रहेगी जेड कैप, जेड कोऑर्डिनेट, इट इज़ वेरी वेरी लेस। तो जेड डॉट इज़ 0, जब वो वापस भी आएगा तो देयर इज़ नो चेंज इन जेड कोऑर्डिनेट बिकॉज जेड इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो जेड डॉट इज़ 0 एंड जेड डबल डॉट इज ऑल्सो 0। तो यहाँ जहाँ जहाँ जेड डॉट आ रहा है भाई, जेड डॉट ये आ रहा है और जेड डबल डॉट आ रहा है, वहाँ उनको हम 0 कर देंगे। तो जब आपने यहाँ पर जेड डबल डॉट ही 0 कर दिया तो दो कंपोनेंट बचेंगे एक्स और वाई। तो एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को हमने ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद सिंपल है, क्या करना है, टी को एम जी पुट कर दो, ये सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, एम काट दो सारा, तो ये दो इक्वेशनें बनेंगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये दो इक्वेशनें बन जाएंगी, ठीक है। ओमेगा साइन लैम्डा को ना यहाँ पर जहाँ पे ओमेगा साइन लैम्डा था उसको हमने इस तरह से एक नए सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर लिया। ये वाली दो इक्वेशनें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, अब इनको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसी में ऐड करना है, तो ये बन जाएगी। सिंपल सिंपल स्टेप्स आप रिवाइज कर लो। फिर फाइनली मेरे पास जब आप इसको ऐसे कर लोगे तो फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है, जिसमें हमने इस चीज़ को बिना डॉट वाले जो फैक्टर है एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको यू पुट करना है, या इसको यू करना है, इसको यू डबल डॉट करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर यू डॉट करना है, तो ये एक इक्वेशन बनेगी और फाइनली ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। यू डबल डॉट का मतलब है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आपको लर्न करना पड़ेगा कि क्या होता है, और ये जनरल सोल्यूशन जो है उसकी ये फॉर्म पहले लिख के फिर हमने यहाँ पर भी ई रेज टू पावर एओटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा, ऐसे फैक्टर पुट करके और फाइनली ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकल आएंगे, इनको हम a प्लस बी ए माइनस बी नीचे ले जाएंगे, स्केयरिंग रेडी करेंगे और ये इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, नॉट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है, इसको ड्राइव करने के लिए बोला जाता है और बोला जाता है कि फोकाल्ट पेंडुलम के अंदर प्रूव करो कि वो जो पाथ होता है उसका पेंडुलम के प्लेन का, वो पाथ एलिप्टिकल पाथ होता है, तो एलिप्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये प्रूव करना है। दूसरा
हमारा जो कैपिटल ओमेगा था वो ओमेगा साइन लैम्डा था। ये इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो हैं वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई बाय ओमेगा साइन लैम्डा, ये सारा फैक्टर आ जाएगा। तो लैम्डा क्या है? लैटिट्यूड। पोल पे लैम्डा 90 डिग्री रहता है। पोल पे अगर आपका ये फोकाल्ट पेंडुलम होगा तो साइन 90 इज़ 1, तो जो आपका टाइम पीरियड आएगा 24 आवर्स। मतलब 24 आवर्स में वो जो प्लेन ऑफ रोटेशन है पेंडुलम का वो सारा घूम के वहीं पे आ जाएगा। इक्वेटर पे कुछ नहीं होगा, इक्वेटर पे लैम्डा 0 होता है। यहाँ 0 पुट कर दोगे, साइन 0 इज इन्फिनिटी 0, तो टाइम पीरियड आ जाएगा इन्फिनिटी। तो मतलब वो उसी प्लेन के अंदर ऑसिलेट करता जाएगा जिसमें आपने करवा दिया। तो यहाँ प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन विल नॉट रोटेट एट द इक्वेटर। तो ये फोकाल्ट पेंडुलम के बारे में सारी डिस्कशन थी। तो ये हमारा सारा चैप्टर ऑलमोस्ट हमने रिवाइज़ कर लिया। जब आपने प्रिपेयर करना है तो आपको पता हो कि हमने हर टॉपिक के अंदर क्या करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताई चीज़ें। तो आप इसको रिवाइज़ करो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ ये बात करेंगे 5-6 मिनट में कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है और डेरिवेशन में हमने क्या क्या करना होता है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।